एक ऐसा कलाकार जो ना तो तलवार की धार से डरता था और ना ही गोलियों की बौछार से। बंदा डरता था तो सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार से। चाल ढाल में शेरों जैसा रुआब, रौबदार आवाज, मदमस्त अंदाज और सख्त मिजाज, ये शख्सियत है बेबाक और अक्कड़ बॉलीवुड कलाकार द ग्रेट राजकुमार की। ये लेजेंडरी एक्टर तो आज इस दुनिया में नहीं है, बट इनकी आवाज आज भी लोगों के कानों में गूंजती है। लेकिन लास्ट समय पर इनकी आवाज ने इनका साथ छोड़ दिया था। स्क्रीन पर नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी इनकी बेबाकी के किस्से काफी मशहूर हैं। सलमान खान हो, गोविंदा, धर्मेंद्र या फिर कोई डायरेक्टर, ये किसी के सामने बोलने से नहीं कतराते थे। जहां एक तरफ कोई भी राजकुमार के सामने बोलने से बचता था, वहीं एक डायरेक्टर ने इन्हें हत्यारा बोल दिया था। आज इस वीडियो में हम राजकुमार के पुलिस इंस्पेक्टर से एक्टर बनने तक के सफर के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ रियल लाइफ के कुछ किस्सों पर भी नजर डालेंगे और राजकुमार को हत्यारा बोलने के पीछे की वजह को भी समझेंगे। देखिए, बॉलीवुड एक्टर राजकुमार के जीवन की कहानी की शुरुआत बलूचिस्तान के लोरालई शहर से होती है। इनका जन्म 8 अक्टूबर 1926 में एक वेल एजुकेटेड पंडित परिवार में हुआ था। इस समय भारत देश में ब्रिटिश इंडिया का शासन था। इनका असली नाम कुलभूषण नाथ पंडित था। पिताजी का नाम जगदीश्वर नाथ पंडित और माताजी का नाम धनराज रानी था। ये लोग 3 भाई और 5 बहनें थी। वेल एजुकेटेड फैमिली से होने की वजह से इनकी एजुकेशन अच्छी तरह से हुई। यही वजह है कि इन्हें हिंदी, अंग्रेजी के अलावा उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी और संस्कृत भाषा भी आती थी। इतना ही नहीं, इन्हें वेद, पुराण और शास्त्रों का भी ज्ञान था। इनकी कद काठी और रंग ढंग को देखकर इनके दोस्त अक्सर कहा करते थे कि भाई तुम तो एकदम हीरो की तरह लगते हो, तुम एक्टिंग शुरू क्यों नहीं कर देते। लेकिन राजकुमार उनसे कहा करते थे कि एक्टिंग वैक्टिंग में मेरा कोई मन नहीं है। फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद इनकी नौकरी पुलिस डिपार्टमेंट में लग जाती है और इनकी पोस्टिंग मुंबई के महिमा थाने में सब इंस्पेक्टर के पद पर होती है। ये मुंबई का वही थाना था जहां फिल्मी जगत के लोगों का आना जाना लगा रहता था। बढ़िया नौकरी थी, इनके रुतबे पर सूट भी करती थी। लेकिन एक दिन होता क्या है कि जब राजकुमार अपनी कार से पुलिस स्टेशन लौट रहे होते हैं तो 4-5 लौंडे मिलकर इन्हें रोक लेते हैं और हमला कर देते हैं। अब भाई रियल लाइफ हो या बॉलीवुड, राजकुमार तो राजकुमार हैं। वो एक एक करके सभी को ढूंढ देते हैं और इनकी इस धुनाई की वजह से कुछ दिनों के बाद एक लड़के की मौत भी हो जाती है। इन पर केस होता है, मामला कोर्ट में पहुंचता है, लेकिन कोई सबूत ना मिलने के कारण इन्हें कोई सजा नहीं होती और रिहा कर दिया जाता है। और जब ये वापस पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो एक सिपाही इनसे कहता है कि हुजूर, आप रंग ढंग और कद काठी में किसी हीरो से कम नहीं लगते। अगर आप फिल्मों में हीरो बन जाएं तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। अब भाई दोस्तों को तो पता नहीं, लेकिन राजकुमार को इस सिपाही की बात जम जाती है। मुंबई के जिस थाने में ये पोस्टेड थे वहाँ अक्सर फिल्म इंडस्ट्री के लोग आते रहते थे। और फिर एक दिन इनके पुलिस स्टेशन में फिल्म प्रोड्यूसर बलदेव दुबे का आना हुआ, जो अपनी मूवी शाही बाजार की शूटिंग शुरू करने के बारे में सोच रहे थे। जब ये प्रोड्यूसर राजकुमार से मिले तो राजकुमार से बात करने के अंदाज से उन्हें काफी प्रभावित किया और उन्होंने राजकुमार से अपनी आने वाली मूवी शाही बाजार में हीरो का रोल निभाने के लिए बोला। अब देखिए, राजकुमार तो सिपाही की बात सुनने के बाद से ही फिल्म जगत के सपने देखना शुरू कर चुके थे। तो भाई राजकुमार प्रोड्यूसर की बात जो है मान लेते हैं और इंस्पेक्टर के पद से इस्तीफा दे देते हैं और फिर इस मूवी की शूटिंग में बिजी हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच इनको एहसास होता है कि इस मूवी को बनने में तो काफी समय लग जाएगा। तो ये क्या करते हैं कि इस बीच में एक और मूवी रंगीली को भी साइन करने लगते हैं और फिर इन मूवीज के रिलीज होने के साथ ही सन 1952 से 26 साल की उम्र में पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते हैं। लेकिन जब ये दोनों मूवी बनने के बाद बॉक्स ऑफिस पर आई तो औंधे मुंह गिरी, जिसके बाद तो इनके रिश्तेदार भी ताना मारने लगे कि तुम्हारा चेहरा हीरो बनने लायक नहीं है, तुम तो विलन बन सकते हो। खैर, इसके बाद इन्होंने अनमोल, सहारा, आबशार, घमंड, नीलमणि और कृष्ण सुदामा जैसी कई मूवीज में रोल किया जो बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि जब जुनून और जज्बा दोनों हो तो कोई भी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। और फिर इन्हें 1957 में महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में काम करने का मौका मिल जाता है। ये फिल्म ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली इंडियन मूवी थी। इस मूवी के सक्सेस होने के साथ ही राजकुमार की इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बन गई और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद 1959 में पैगाम मूवी में उस समय के फेमस स्टार दिलीप कुमार के साथ काम किया। ये वही मूवी थी जिसमें काम करते समय दोनों सुपरस्टार के बीच अनबन हो गई थी और दोनों एक दूसरे से किनारे काटने लगे थे। इस बात का जिक्र खुद सौदागर मूवी के डायरेक्टर सुभाष घई ने मुकेश खन्ना के एक शो में भी किया था। और इसी बीच 1965 में B.R. चोपड़ा की एक और फिल्म आई जिसका नाम था वक्त, और फिर इस वक्त मूवी ने इनका वक्त ही बदल दिया।
यही वो समय था जब इनकी डायलॉग डिलीवरी के लोग दीवाने होने शुरू हो गए थे। मूवीज से कहीं ज्यादा लोग इनके डायलॉग्स और डायलॉग डिलीवरी के दीवाने थे, दीवाने हैं और दीवाने ही रहेंगे। और इस मूवी में इनके द्वारा दिए गए 2 डायलॉग काफी फेमस हुए। एक तो ये जिसमें उन्होंने कहा था, चिनाई सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। और दूसरा ये था कि छुरी बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। अब इसके अलावा पाकीज़ा मूवी का इनका एक डायलॉग लोगों को काफी पसंद आ गया। यह डायलॉग था, आपके पांव देखें बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। अब देखिए भाई, 70 से 80 का दशक इनके लिए बुरा बीता। इनकी बहुत सारी मूवीज नहीं चली, जिसकी वजह से इन्हें सपोर्टिंग एक्टर के रूप में भी काम करना पड़ा। और फिर 80 से 90 के दशक में इन्होंने कई मूवीज पर काम किया। 1991 में इनकी एक मूवी आई सौदागर, जिसमें 32 साल के बाद एक बार फिर राजकुमार और दिलीप कुमार साथ में नजर आए। इस मूवी के डायरेक्टर सुभाष घई बताते हैं कि जब दिलीप कुमार के पास इस मूवी को लेकर वो पहुंचे और उन्होंने स्टोरी सुनी तो दिलीप कुमार ने पूछा कि स्टोरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये बताओ कि इस मूवी में जो मेरा दोस्त है वो कौन है। और जैसे ही राजकुमार का नाम उन्हें बताया तो 2 सेकंड के लिए तो वो सदमे में रह गए। डायरेक्टर कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। दिलीप ने मुझे इस बारे में बताया और कहा कि शूटिंग के समय राजकुमार को संभालने की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। और फिर इसके बाद वो पूरी मूवी की स्क्रिप्ट लेकर राजकुमार के पास भी गए और उन्हें इस मूवी की स्क्रिप्ट सुनाई। अब भाई, दोस्ती और दुश्मनी वाली स्क्रिप्ट हो और राजकुमार को पसंद ना आए, ऐसा हो सकता है? राजकुमार ने कहा, वाह क्या स्क्रिप्ट है, मजा आएगा। और फिर ड्रिंक करते हुए डायरेक्टर से पूछा कि इस मूवी में हमारा दोस्त कौन है। तो सुभाष ने डरते हुए बोला था कि एक एक्टर हैं दिलीप कुमार। और इस बात पर राजकुमार ने जवाब दिया, जानी, अगर हम अपने बाद किसी को अच्छा एक्टर मानते हैं तो वो दिलीप कुमार है। और फिर जब फिल्म में दिलीप होगा तो जलवा तो आएगा ही। अब इस मूवी का एक बहुत ही फेमस डायलॉग भी है, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। कहते हैं दोस्तों कि राजकुमार के 2 ही शौक थे, एक किताब पढ़ना और दूसरा नेचुरल चीजों को निहारना। जब नैनीताल में सौदागर मूवी की शूटिंग चल रही थी तो राजकुमार अचानक शूट से गायब हो जाते हैं और जब इन्हें ढूंढते हुए दिलीप कुमार वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि राजकुमार सबसे ऊंची चोटी पर एकदम किनारे में बैठे हुए हैं। तो पास जाकर दिलीप कुमार राजकुमार को कुर्सी समेत पीछे की तरफ खींच लेते हैं और राजकुमार से कहते हैं कि कमाल करते हो राजकुमार, मरना है क्या? अब इस बात पर एकदम कड़क लहजे में राजकुमार जवाब देते हुए कहते हैं कि जानी, हमारा नाम राजकुमार है और राजकुमार कुत्ते की मौत नहीं मना करते। अब चलिए इनके फिल्म करने से मना करने के अंदाज पर एक नजर डालते हैं। देखिए, राज कपूर अपनी फिल्म आवारा के लिए राजकुमार को ही हीरो बनाना चाहते थे, लेकिन जब वो राजकुमार के पास इस मूवी का ऑफर लेकर जाते तो राजकुमार इस मूवी के लिए मना कर देते हैं। और फिर जब इनकी मुलाकात प्रेम चोपड़ा की एक पार्टी में होती है तो शराब के नशे में राज कपूर राजकुमार को बहुत कुछ सुना देते हैं और बोलते हैं कि तू हत्यारा है। इस बात पर राजकुमार पलटकर जवाब देते हैं कि बेशक मैं हत्यारा हूँ, लेकिन मैं आपके पास काम मांगने नहीं आया था। आप खुद मेरे पास ऑफर लेकर आए थे और जो मुझे पसंद नहीं आता उसे मैं स्पष्ट मना कर देता हूँ। ठीक इसी प्रकार जब रामानंद सागर अपनी फिल्म आंखें की स्क्रिप्ट लेकर राजकुमार के पास गए और उन्हें ये स्क्रिप्ट सुनाई तो जब वो स्क्रिप्ट सुन रहे थे तो उनके पास में बैठा हुआ राजकुमार का कुत्ता भी इस स्क्रिप्ट को सुन रहा था। स्क्रिप्ट सुनने के बाद राजकुमार ने अपने कुत्ते से पूछा कि क्या तुम इस मूवी में काम करोगे? तो इस कुत्ते ने कोई हरकत नहीं की। तो राजकुमार ने रामानंद सागर से कहा, जब मेरा कुत्ता इस फिल्म को करने के लिए तैयार नहीं तो मैं कैसे कर सकता हूँ। अब देखिए साहब, इनकी बेबाकी के किस्से तो कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन इनकी आशिकी भी इनके अंदाज की तरह निराली ही रही है। 1971 में लॉन्च हुई लाल पत्थर में राजकुमार ने हेमा मालिनी को इस मूवी में काम करने के लिए मनाया था, क्योंकि डायरेक्टर के कहने पर हेमा मालिनी ने इस मूवी का ऑफर ठुकरा दिया था। जब इस मूवी की शूटिंग चल रही थी तो कहते हैं कि राजकुमार का दिल हेमा मालिनी पर आ गया था और हेमा मालिनी भी उनके यूनिक अंदाज को बहुत पसंद करती थी। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद जब राजकुमार ने उन्हें इस बारे में बताया तो उन्होंने मना कर दिया था। और फिर इस बेबाक और किसी के सामने ना झुकने वाले राजकुमार के अंदर इस समय क्या चल रहा होगा तो वही समझ सकते हैं। खैर, दुखी तो बहुत हुए होंगे, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। कोई दुश्मन सामने होता तो सीधा ठोक देते, लेकिन भाई ये तो दिल का मामला था और यहाँ पर अच्छे अच्छे राजकुमारों को झुकना पड़ता है। वो बात अलग है कि राजकुमार ने कभी भी किसी लड़की को आई लव यू नहीं कहा और ना ही घुटनों पर बैठकर किसी को प्रपोज किया।
रियल लाइफ तो छोड़िए साहब, उन्होंने कभी इस तरह एक्टिंग तक किसी मूवी में नहीं की। खैर, हेमा मालिनी अकेली वो लड़की नहीं थी वैसे जिस पर राजकुमार का दिल आया था। जब ये फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग में थे तो इनके साथ हीरोइन के रूप में मीना कुमारी काम कर रही थी और कहा जाता है कि जब शूटिंग के समय वो मीना कुमारी को देखते थे तो अपना डायलॉग तक भूल जाते थे। इनकी ये स्टोरी भी मूवी की शूटिंग तक ही चली और फिर एक दिन जब राजकुमार फ्लाइट में सफर कर रहे थे तो इनकी मुलाकात एक एंग्लो इंडियन लड़की से हुई जो इस फ्लाइट की एयर होस्टेस थी, जिसका नाम था जेनिफर। जेनिफर से इनकी दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली और फिर बाद में राजकुमार ने इसी लड़की से शादी की। शादी के बाद जेनिफर ने अपना नाम बदलकर गायत्री पंडित कर लिया था। इनके 2 लड़के एक लड़की है जिनके नाम परु राजकुमार, पाणिनी राजकुमार और बेटी का नाम वास्तविकता पंडित है। खैर, राजकुमार साहब जितना बेबाक और अक्कड़ दिखते थे असल में वो ऐसे थे नहीं। उन्हें चापलूसी और इंडस्ट्री में फैला नकलीपन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यही कारण है कि फिल्म इंडस्ट्री में उनके बहुत ही कम दोस्त थे। 1996 में उनकी लास्ट मूवी गॉड एंड सन आई थी और फिर इस मूवी के बाद वो नजर कभी नहीं आए। जैसे ही उन्हें लगा कि मौत उनके बहुत करीब है तो उन्होंने अपने पुत्र पुरु राजकुमार को अपने पास बुला लिया और कहा कि देखो, मौत और जिंदगी इंसान का निजी मामला होता है। मेरी मौत के बारे में मेरे मित्र चेतन आनंद के अलावा किसी और को नहीं बताना और मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद ही फिल्म इंडस्ट्री में किसी को बताना। लेकिन इसी समय सलमान खान से जुड़ा किस्सा भी सामने आता है। जब सलमान खान राजकुमार की मौत के कुछ दिन पहले ही इनसे मिलने चले आए और राजकुमार की फैमिली के लोग सलमान खान को उनसे मिलने से मना कर देती है। इसके बावजूद सलमान खान राजकुमार से मिलने की जिद करने लगते हैं तो इसकी सूचना राजकुमार को दी जाती है, जिसके बाद सलमान खान को राजकुमार से मिलने की इजाजत मिल जाती है। यहाँ पर राजकुमार की मूवी से जुड़ा हुआ एक किस्सा भी याद आता है। उन्होंने एक मूवी में डायलॉग किया था कि हम किसी से भी बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलते और मरते मरते उन्होंने अपने इस डायलॉग को जिंदा रखा। जैसे ही सलमान खान इनसे मिलने अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि राजकुमार एक रूम में अकेले लेटे हुए हैं। उनका शरीर एकदम कमजोर हो चुका है और शायद अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। सलमान खान को उन्हें इस हालत में देखकर बहुत ही दुख होता है और फिर तभी राजकुमार कुछ कहने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। दरअसल उन्हें मुंह का कैंसर होने के कारण उनकी आवाज चली गई थी। बहुत पास जाकर ही कोई उनकी आवाज सुन पाता था तो फिर सलमान खान अपना कान उनके मुंह के पास लेकर जाते हैं और राजकुमार सलमान खान से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में पता चला है कि तुम लोगों की काफी मदद करते हो। अच्छा काम है, लेकिन बेटा कभी भी इस बात का एहसास लोगों को मत कराना। मदद का इनाम मिलने पर उसका महत्व खत्म हो जाता है, फिर वो सौदा बन जाता है। और फिर वो दिन आता है जब 3 जुलाई 1996 को बुधवार के दिन शाम को खबर आई कि बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार इस दुनिया में नहीं रहे। उनका अंतिम संस्कार भी हो गया है। इस खबर से हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। किसी को कानों कान तक खबर नहीं हुई और मौत के बाद इनके बेटे पुरु राजकुमार ने बताया कि पिछले 2 साल से पिताजी बीमार चल रहे थे। उन्हें मुंह का कैंसर था। वो नहीं चाहते थे कि इसकी जानकारी किसी को भी दी जाए और उनकी मौत पर किसी भी प्रकार का कोई तमाशा हो। तो साहब, इस तरह राजकुमार ने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी। वो कहावत तो वैसे आपने सुनी होगी कि अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाले को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो आपको क्या लगता है कि राजकुमार ने अपनी शर्तों पर चलकर क्या खोया होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करें और द मिस्टिकल लैंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।